हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बम्बई हाई कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जहां जो व्यक्ति थे, जो आरोपी थे, जिनके ऊपर जो मुकदमा चल रहा था 498 306 के मामले, जहां लोअर कोर्ट द्वारा उनको सज़ा दी जाती है और उन्होंने इस सज़ा के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया, जहां बम्बई हाई कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया। आइए जानते हैं इस इम्पॉर्टेंट जजमेंट को, इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट को। इसमें ऐसी क्या बात थी जिसके आधार पर कोर्ट ने डिसीजन अपने कंक्लूजन में ये निकाला कि जितने भी आरोपी थे उन सभी की जो अपील उसको स्वीकार करते उनको जमानत पर रिहा कर दिया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। जो ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है, सबसे पहले इसका जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट को। फैक्ट क्या है इसमें? जो PW3 और PW4 और PW5 जिसमें अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह के रूप में दिखाए गए, यानी कि जो मृतक के बेटे और पति बेटे, और PW4 और PW3 जो कि ये कहा गया कि जो उसकी माँ और वे दोनों भाई रहते थे धरन गांव, जो कि दिनांक 9/1/2022 को सुबह लगभग 8 बजे आरोपी गढ़ आए और उसकी मां से यह कहकर गाली गलौज की कि वह जादू टोना करती है और वे चले गए। उनका दावा यह है कि इसके बाद वह सुबह 9 बजे ट्यूशन के लिए गए और 10 बजे लौटे, तो उनके अनुसार फिर भी सभी आरोपी उनके घर आए, फिर से उनकी मां को यह कहते हुए गाली देना शुरू कर दिया कि वह वहां नहीं रहना चाहिए और चले गए। उनके मुताबिक आरोपी नंबर जो 4 था उसने उनकी मां को थप्पड़ मारा और उसके बाद सभी आरोपी चले गए। जब वह पेशाब करने गया तो इसी बीच उसकी मां जलती हुई हालत में घर से बाहर निकली और उन्होंने उसकी आग बुझाई और उन्होंने अदालत में सभी आरोपियों की पहचान की। तो ये जो था इस पूरे केस के तथ्य थे। और इसमें जो समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि जो आरोपियों को IPC की धारा 498A 306 के तहत अपराध में दोषी पाया गया और जो आरोपी थे वो उन्होंने उस मृतक के ससुराल वालों यानी कि सास, साले और उनकी पत्नियों के खिलाफ जो आरोप पत्र दायर किया था, जो आरोप लगाए गए थे कि वे आरोपी व्यक्ति ने उस पीड़ित यानी कि मृतक के साथ लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से उनके साथ दुर्व्यवहार किया, यानी गालियां दी और उसके चरित्र पर भी संदेह किया गया और उसे घर परिसर पर छोड़ने के लिए कहा। दुर्व्यवहार इस स्तर का था कि अंततः उसे मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार उस आत्महत्या के लिए उकसाने वाले सभी आरोपियों ने पुलिस ने उपरोक्त अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया और उन्हें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जलगांव के समन मुकदमे का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अभियोजन को सबूत पेश करने की अनुमति दी। मौखिक और दस्तावेजी सबूतों की सराहना करने के बाद जो विद्वान ट्रायल जज ने आश्वस्त हो गए और दिनांक 3/10/2022 के फैसले आदेश के तहत यह माना कि अभियुक्तों ने मृतक के साथ दुर्व्यवहार किया है। तो कोर्ट के समक्ष इन आरोपियों की तरफ से जो वकील ने क्या तर्क दिया, आइए वो जानते हैं। आरोपियों के वकील यानी कि अपीलकर्ताओं के वकील ने यह बताया कि यह एक ऐसा अनूठा मामला है जहां IPC की धारा 498A के साथ साथ धारा 306 दोनों के तहत आरोप है। उनके अनुसार पति को आरोपी नहीं बनाया गया बल्कि केवल ससुराल वालों को इसमें शामिल किया गया। भले ही अभियोजन पक्ष खुद का एक मामला लेकर आया हो कि अपीलकर्ता के ससुराल वाले अलग रहे थे। उन्होंने आगे ये भी बताया कि जो मृतक की शादी 25 साल हो चुके थे, उसके 3 किशोरों की उम्र के बेटे हैं। उन्होंने बताया कि मृतक 9/1/2022 को अपने द्वारा ज्ञात सर्वोत्तम कारणों से आत्मदाह कर लिया। अभियोजन पक्ष की गवाही में भी यह बात सामने आई कि मृतक गुस्सैल स्वभाव की थी। आत्महत्या के करीबी ऐसी कई सामग्री नहीं है जो आरोपी पर क्रूरता, दुर्व्यवहार, यहाँ तक कि उकसाने का आरोप लगाती है। साथ ही साथ कोर्ट के समय उसके वकील ने यह भी बात रखी कि मृत्यु पूर्व कथनों के प्रदर्शन यानी कि जो 30 और 43 के माध्यम से बताया कि दोनों मृत्यु पूर्व बयानों में मृतक ने केवल यह बताया कि सभी आरोपियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और आरोपी ने उसे शाप दिया। उन्होंने आगे ये भी बताया कि किसी भी कल्पना के आधार पर कथित कथन या श्राप के ऐसे अकेले प्रकरण को उकसावे की श्रेणी में नहीं कहा जा सकता।
उन्होंने कोर्ट की समझ ये भी बात रखी कि दोनों मृत्यु पूर्व बयानों में समान और सर्वव्यापी आरोप है। प्रत्येक आरोपी की क्या भूमिका ये भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया। उन्होंने आगे ये भी बताया है कि 100% जल जाने के बाद मृतक ही की एक दिन में लगातार 2 मृत्यु पूर्व बयान देने की क्षमता का एक रहस्यमयी प्रश्न है। उन्होंने उस डॉक्टर के साक्ष्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जिसमें कथित तौर पर पीड़िता की जांच की थी। उसने बताया कि सबसे पहले इस डॉक्टर ने उसके मरने से पहले दिए गए बयान को दर्ज करने से पहले मृतक के महत्वपूर्ण विवरण दर्ज नहीं किए। दूसरे, मरने से पहले दिए गए बयान की शुरुआत फिटनेस के समय में कोई भी प्रमाणीकरण नहीं था। बयान में उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने माना कि इतनी अधिक मात्रा में जलने पर व्यक्ति की भ्रमित स्थिति में हो सकता है, इसलिए उसके अनुसार अभियोजन पक्ष के गवाहों से निकले ऐसे सबूतों के साथ वह संदेहास्पद है क्या मृतक जो डिसीज है मृत्यु पूर्व बयान देने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप में फिट स्थिति में थी। इसके बाद उन्होंने मृत्यु पूर्व दिए गए बयानों की आलोचना करते हुए कहा, केवल इस कारण से स्वैच्छिक नहीं कहा जा सकता कि डॉक्टरों के साथ साथ जिन अधिकारियों ने मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया वे इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मरीज के रिश्तेदार उस समय आसपास में ही थे। मृत्यु पूर्व बयान दर्ज करना और इसलिए उनके अनुसार स्वैच्छिक का पहलू संदेह के घेरे में आता है। मृतक को पढ़ाए जाने की संभावना है, इसलिए उनका कहना है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने ऐसे मृत्यु बयानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो कोर्ट के समक्ष उनके अपीलकर्ताओं के वकील ने ये बात रखी। अब प्रतिवादी ने की तरफ से यानी कि स्टेट की तरफ से क्या बात रखी गई? स्टेट की तरफ से यह बात रखी गई कि जो घटना जहां पे हुई कि किसी भी स्वतंत्र पड़ोसी से पूछताछ नहीं की बल्कि केवल इच्छुक गवाहों पर जो मृतक के पति और बेटे हैं जो वास्तव में उपलब्ध नहीं थे की जांच की गई, उनकी गवाही दी गई। दुर्भाग्य से विद्वान ट्रायल जल्द इस पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि इन्हें स्वीकार कर लिया गया था। राज्य की ओर से यह भी बात रखी गई कि जो मृतक के दूसरे बेटे ने बताया कि घटना 3-4 महीने पहले से आरोपी उसकी मां के साथ दुर्व्यवहार करता था। वे गंदी या गाली देते थे और उसके मां पर दोषारोपण करते थे। 9/1/2022 को जब वह काम पर था तो उसे एक संदेश मिला, इसलिए वह वापस सिविल अस्पताल लौट आया। उसने गवाही दी कि उसकी मां ने उसे बताया कि सभी आरोपी आए उसे गंदी भाषा की गालियां दी, जहां आरोपी नंबर 4 ने उसे थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा कि पहले भी आरोपियों ने उसकी मां के साथ दुर्व्यवहार किया, इसलिए वह मानसिक रूप से परेशान थी, इसलिए उसने मिट्टी का तेल डाल लिया। मृत्यु पूर्व बयान की सराहना के तरीके पे कानून स्पष्ट है कि मृत्यु पूर्व बयान सबसे पहले स्वैच्छिक होना चाहिए, दूसरे या अदालत के विश्वास को प्रेरित करना चाहिए। जहां तक कि पहलू का संबंध है, यानी कि PW3 के जो बेटे ने स्वीकार किया कि तहसीलदार ने उसकी उपस्थिति में मृत्यु पूर्व बयान जो दर्ज किया पति उसे पढ़ाने के लिए नहीं, जबकि दूसरा पहलू ये भी बताया गया जैसे ऊपर चर्चा की गई, हमने जो डिस्कस किया था कि इसमें स्पष्ट असंगतता यानी कि मृत्यु पूर्व घोषणाओं को सुसंगत नहीं कहा जा सकता ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। तो ये बात प्रतिवादी की तरफ से तर्क रखी गई। न्यायालय का क्या तर्क था? न्यायालय का यह तर्क था कि जो आक्षेपित निर्णय का अध्ययन करने पे ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान परीक्षण न्यायाधीश ने दोष दर्ज करने से पहले स्थापित कानूनी स्थिति की सराहना नहीं की। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के समझ जो कुछ आया वह विचाराधीन दिन का एक अकेला प्रकरण था या अनुमान लगाने के लिए कुछ भी नहीं कि उत्पीड़न निरंतर प्रकृति का था। परिणाम की इच्छा किए बिना झगड़े और दुर्व्यवहार आत्महत्या के लिए उकसाने को आकर्षित नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा जाहिर है कि गलत निष्कर्ष पहुंचा गया, ऐसे निष्कर्ष को कायम रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती और अपीलकर्ता इसमें सफल हुए और उनकी जो अपील है उसको कोर्ट ने स्वीकार कर ली और इन सभी आरोपियों को जमानत पे रिहा कर दिया गया। तो यह एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने IPC की धारा 498A 306 के मामले में इन सभी आरोपियों को रिहा किया। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट आप समझे होंगे। अगर तब भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा या किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और इस जजमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो इसका मैंने नंबर केस टाइटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाकर उसको पढ़िए, समझिए और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जजमेंट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।